दूसरे विश्व युद्ध के समय 17 जनवरी 1941 की पूर्व वेला में अपने कलकत्ता स्थित घर से नाटकीय ढंग से पलायन एवं 10 सप्ताह पश्चात जर्मनी आगमन सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अनेक घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश सरकार को आमरण अनशन का भय दिखाकर उन्होंने दिसंबर 1940 में कारागार से मुक्ति पाई। तत्पश्चात अपने एल्गिन रोड स्थित घर के एक कमरे में कुछ सप्ताह एकांतवास किया और मिलने वाले व्यक्तियों से भेंट करना वर्जित कर दिया। इस अवधि में उन्होंने अपनी दाढ़ी पर्याप्त बढ़ा ली। अब बढ़ी हुई दाढ़ी में और बिना चश्मा पहने उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। अंग्रेज शासकों का गुप्तचर विभाग बहुत सतर्कता से, यहाँ तक कि उनके घर के आसपास पेड़ों पर चढ़कर रात दिन उनकी निगरानी कर रहा था। उन सब की आंखों में धूल झोंककर मौलवी की वेशभूषा में सुभाष एक कार में बैठकर रात्रि के अंधकार में घर से बाहर निकल गए। उनका भतीजा शिशिर कुमार बोस कार चलाकर उन्हें कलकत्ता से 200 मील दूर स्थित गोमोह रेलवे स्टेशन ले गया। गोमोह उन्हें इस कारण जाना पड़ा क्योंकि कलकत्ता के आसपास स्थित अन्य स्टेशनों पर गुप्तचरों द्वारा बड़ी सतर्कता से उनकी निगरानी की जा रही थी। गोमोह में उन्होंने पेशावर के लिए गाड़ी पकड़ी और यात्रा के दौरान अपने आप को किसी कार्यवश पेशावर जाने वाला एक बीमा एजेंट बताया। सुभाष और उनका एकमात्र हिंदू साथी अफगानिस्तान और भारत के मध्य स्थित जनजातियों के क्षेत्र को पार करते हुए पेशावर से काबुल पठान की वेशभूषा में पहुंचे। इस सीमा क्षेत्र में पासपोर्ट और चुंगी आदि अवरोधों से बचने के लिए उन्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सब कठिनाइयों को सहन करते हुए अफगानिस्तान की शीत ऋतु में संध्या समय जबकि तापमान हिमांक पर था, वे बहुत थके हुए काबुल जा पहुंचे। काबुल प्रवास के समय उनके साथी ने उन्हें अपना मूक और बधिर भाई, जिसे वह तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, बताया। वहां उन्होंने अपने प्रवास के अंतिम दिनों में पठानों की वेशभूषा अपनाई, जिससे कि बाजार में वहां के नागरिकों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट न हो और उन्हें कोई पहचान न सके। 2 मास की अनिर्वचनीय कठिनाइयों, गोपनीयता, दुविधा, चिंता, शारीरिक कष्ट और मानसिक क्लेश के पश्चात वे 1941 की अप्रैल के प्रारंभ में मॉस्को होते हुए सुरक्षित बर्लिन पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस का भारत से यह रोमांचकारी निर्गमन योजनाबद्ध था। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि अन्य देशों की सशस्त्र सहायता बिना भारत भूमि से अंग्रेजी शासन नहीं हटाया जा सकता। यही उनकी सुनिश्चित कूटनीति थी। इसी कूटनीति के अनुकूल उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने की योजना अपने अंतःमन में बनाई। सामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन किए, परंतु उनकी मूल नीति अपरिवर्तित रही। वे रूस से ही कार्य आरंभ करना चाहते थे, परंतु व्यवहारिक होने के नाते उन्होंने अपना कार्य जर्मनी से ही आरंभ करके संतोष किया। उन्होंने बर्लिन में आजाद हिंद केंद्र की स्थापना की और जर्मन भूमि पर आजाद हिंद फौज आयोजित की। उनका यह कार्य उनकी पूर्व एशिया में भावी महान उपलब्धियों का पूर्वाभ्यास था। 1943 में जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा 90 दिन तीव्र समुद्री यात्रा करके वे जापान पहुंचे। जापान सरकार द्वारा उन्हें सब प्रकार की सहायता का पूर्ण आश्वासन प्राप्त हुआ। उन्होंने पूर्व एशिया में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया तथा आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली और भारत बर्मा के पार मुक्ति सेना की अगुवाई की। आजाद हिंद फौज INA ने 18 मार्च
1944 को सीमा पार करके मणिपुर में मोरांग स्थान पर 14 अप्रैल को तिरंगा फहराया। तत्पश्चात बर्मा में भारी वर्षा के कारण आईएनए के कार्यक्षेत्र में भारी बाढ़ आ गई और इस कारण भारतीय सेना की सफलता विफलता में बदल गई। रसद मिलना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में आईएनए के सैनिकों ने प्रत्यावर्तन करना आरंभ किया। सैनिकों में मलेरिया और पेचिश का रोग फैल गया। शत्रु सेना आईएनए की पंक्ति को पार करके रंगून की ओर बढ़ने लगी। अप्रैल 1945 में नेताजी रंगून से सिंगापुर चले गए। अगस्त मास में जब युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई, वे सिंगापुर से सैगोन पहुंचे और वहां अपनी अंतिम यात्रा के लिए एक लड़ाकू विमान में सवार हुए। पूर्व एशिया में आईएनए के सैनिकों को अंग्रेज बंदी बनाकर भारत ले आए और उन पर लाल किले में ऐतिहासिक अभियोग चलाया। इस मुकदमे के कारण जो देशव्यापी हलचल हुई, उससे अंग्रेजों के मन में घबराहट पैदा हो गई और अंत में उन्होंने भारत छोड़ने का निश्चय किया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। सिंगापुर छोड़ते समय 15 अगस्त 1945 को आईएनए के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंतिम दैनिक आदेश में सैनिकों से कहा, दिल्ली पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और दिल्ली अभी भी हमारा अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने इस विश्वास के साथ अपना आदेश समाप्त किया कि भारत आजाद होगा और जल्दी ही आजाद होगा।